तो हेलो 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 एवरीवन, आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं टू दिस अमेजिंग अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द वंडरिंग पाई। मेरा नाम है बिस्वा की बर्फ़ी और आज हम लोग लेके आ चुके हैं हमारा एज प्रोमिस्ड रिवीजन एक्सप्रेस का सीरीज़। और आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री साइंस, आपका जो क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसको आज हम लोग निपटाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यार जल्दी से हम लोग क्लास को शुरू कर देते हैं। आज कम से कम टाइम में इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 1 है ये, और ये हमारा प्रहार बैच है। प्रहार बैच के अंदर ये रिवीजन एक्सप्रेस वाला सीरीज़ है। ठीक है, तो आज हम लोग पहले तो देखेंगे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, उसके बाद केमिकल इक्वेशंस देखेंगे, उसके बाद केमिकल रिएक्शन और उसके टाइप्स देखेंगे, उसके बाद लास्ट में इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देखेंगे। बहुत इजी टॉपिक्स है, चिंता मत करिएगा। इस लेक्चर को देखने के बाद और कहीं पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये चैप्टर शुरू होता है कुछ चेंजेस के साथ, फिज़िकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। तो हमको पहले जानना पड़ेगा कि फ़िज़िकल चेंजेस क्या होते हैं। तो जैसे कि नाम में पता चल रहा है कि फ़िज़िकल है, फ़िज़िकल यानी कुछ एक्सटर्नली चेंजेस हो रहा है। ठीक है, सब्सटेंस अपीयरेंस और स्टेट विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़, बिना उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हैम्पर किए, बिना उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज किए ये जो चेंजेस हो रहे हैं। और ये जो चेंजेस है जनरली रिवर्सिबल होते हैं। लाइक मान लो कि पेपर को आप लोगों ने क्रश कर दिया। ठीक है, पेपर को मतलब मोड़ मार दिया, पेपर को क्रश कर दिया, उसको दोबारा से खोल सकते हो। दैट इज़ अ फिजिकल चेंज। उसके फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आ रहा है और वो चेंज भी दोबारा हो सकता है। ठीक है, रिवर्स हो सकता है वो चेंज। देखो, क्रशिंग ए पेपर, मेल्टिंग आइस अगर मेल्ट हो जाएगा उसको दोबारा से आइस बना सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। उसके बाद केमिकल चेंजेस के बारे में अगर बात करेंगे तो जैसा कि नेम से पता चल रहा है कि यहाँ पे एक्सटर्नली कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन इंटरनली उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ रिएक्शन करता है तब उसको हम लोग बोलते हैं कि वो केमिकल चेंजेस है। जैसे मान लो रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, बर्निंग ऑफ वुड हो गया। अगर आप लोगों ने वुड को जला दिया है, उससे एशेस निकले हैं, ठीक है ना, उससे एशेस निकले हैं, धुआं निकला है, तो वो दोबारा से आप लोग उसको वुड पे कन्वर्ट तो नहीं कर सकते हो। अगर आयरन रस्ट हो जाए दोबारा से आप लोग उसको आयरन पे कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, ये आपको समझना पड़ेगा कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। ये इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है कि केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्स नहीं किए जा सकते, लेकिन फिजिकल चेंजेस को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे हम लोग फिजिकल अपीयरेंस में चेंज कर रहे हैं किसी भी सब्सटेंस के। आगे चलते हैं। डेली लाइफ के एग्जांपल्स भी एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं। मिल्क टर्निंग सोर, यानी मिल्क जो है वो खट्टा हो जा रहा है मान लो, और रस्टिंग ऑफ आयरन, और डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ फ्यूल, रेस्पिरेशन, ये सारे आपके डेली लाइफ के केमिकल चेंजेस हैं जिनको आप लोग दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते हो। इन ऑल दीज न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, नए सब्सटेंस यहाँ पे रेडी होते हैं, तैयार होते हैं। हेंस केमिकल रिएक्शंस ओक्योर, जिसके वजह से हमारे पास केमिकल रिएक्शन आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमको पता चलेगा कि कैसे हम लोग एक केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि हमको तो पता चल गया कि केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है ना, जब नया सब्सटेंस कुछ फॉर्म होता है, किसी चीज़ का रिएक्शन होता है, उसके बाद नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, तभी हम लोग बोलते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन है एक। ठीक है, जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आता है। अच्छा, तो अब इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, दोबारा से देखते हैं। इंडिकेटर्स कुछ होते हैं, ठीक है ना, या फिर प्रॉपर्टीज़ ही बोल लो आप लोग। इंडिकेटर्स कुछ होते हैं जिनके मदद से हमको पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। मान लो किसी भी चीज़ का रिएक्शन हो रहा है, अगर उसका कलर चेंज हो रहा है तब हम लोग कह सकते हैं कि वो एक केमिकल चेंज है। जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कलर चेंज करता है। ठीक है, तो वो तो भाई साहब हमको पता चल गया कि जब कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन किसी भी चीज़ से रिएक्ट करता है तब उसका कलर चेंज हो जाता है। अच्छा, तो फिर वो एक क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। अच्छा, केमिकल रिएक्शन तब बोल सकते हैं जब टेम्परेचर में कुछ चेंजेस आए। जैसे कि
बर्निंग रिएक्शन हो गया, लाइक मैंने बताया कि वुड जल रहा है जैसे, ठीक है ना, या फिर कुछ कंबशन प्रोसेस हो गया, कंबशन के बारे में आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। तो वहाँ पे हीट जनरेट होता है, टेम्परेचर बढ़ता है या फिर टेम्परेचर भी घट जाता है, तब हम लोग बोलते हैं कि वो एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद गैस इवोल्यूशन, Zn प्लस HCl, ठीक है। Zn को अगर HCl के साथ आप लोग वो करोगे, रिएक्ट करोगे, तो इसका क्या होगा, ZnCl2 बनेगा, ठीक है। ZnCl2 और H2 गैस लिबरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा बन रहा है, तो गैस इवोल्व हो रहा है। गैस क्या है, H2 एक गैस होता है, ठीक है। H2 एक गैस होता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आगे बताऊंगा। यहाँ पे मैंने बस आपको बताया कि गैस यहाँ से इवॉल्व हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद आ गया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यहाँ पे बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, मान लो, मतलब एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल्स है, ठीक है। यहाँ पे बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। तो बेरियम सल्फेट क्या होता है, एक प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट यानी एक सॉलिड जो सब्सटेंस होता है, निकलता है जो, ठीक है, वो एक सॉलिड सब्सटेंस होता है। प्रेसिपिटेट एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के बाद निकलता है, ठीक है। ये मैं आपको बता, मान लो कि सॉल्ट हो गया, वो एक सॉलिड है, तो लेकिन वो तो किसी के साथ रिएक्शन के बाद नहीं आया है, लेकिन किसी के रिएक्शन के बाद जब कोई भी सॉलिड वहाँ पे निकलता है, मैं वेस्ट नहीं कहना चाहता कि सॉलिड वेस्ट, वो सॉलिड वेस्ट नहीं बोलते उसको, तो कोई भी अगर सॉलिड चीज़ निकलता है तब उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो गया। मैं आगे बताऊंगा, रिएक्शंस बहुत सारे हैं ऐसे जहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, आगे बताऊंगा मैं वो। चेंज इन स्टेट, अच्छा, स्टेट में चेंज, स्टेट यानी आपके 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, गैस हो गया और लिक्विड हो गया और सॉलिड हो गया। तो जब वो स्टेट चेंज हो रहा है तब भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। जैसे कि वाटर जो है वो स्टीम पे चेंज हो रहा है, ये तो बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जनरल एग्जांपल है जो आपके दिमाग में आना चाहिए। स्टेट चेंज, जब आप लोग वर्ड सुनो तो आपके दिमाग में ये वाला एग्जांपल आना ही चाहिए कि वाटर से जब स्टीम पे चेंज हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर में भी चेंजेस हो रहा है, तभी तो वो वाटर से स्टीम में चेंज हो पा रहा है। स्टीम यानी गैस होता है, वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है जनरली। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो ऑब्जर्वेशंस है, इनको हम लोग याद कैसे करेंगे, इनको याद करना ज़रूरी है। इनको हम लोग याद कैसे करेंगे, उसके लिए एक ट्रिक मैंने बनाया है, चल गा तू फिर से, ठीक है। ये जो ट्रिक है इससे हमको पता चल जाएगा, ये जो आपके पास ट्रिक है ना, चल गा तू फिर से, इससे हमको पता चल जाएगा केमिकल चेंजेस जो हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन जो हो रहे हैं, उनका जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमको याद रह जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे कलर चेंज जैसे, ठीक है, 1 मिनट मैं बस ये ले लूँ अच्छे से, थिकनेस भाई साहब, कलर चेंज जैसे देखो, कलर चेंज, उसके बाद गैस एवोल्यूशन, उसके बाद टेम्परेचर चेंज, उसके बाद प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, उसके बाद स्टेट चेंज, ये सारे सीरियली आपको याद रह जाएगा। चल गा तू फिर से, बस इसको आपको याद रखना है, चल गा तू फिर से। यहाँ से सी जो है वो हो जाएगा कलर चेंज, उसके बाद जी जो है वो हो जाएगा गैस एवोल्यूशन, टी जो है वो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, उसके बाद पी जो है वो हो जाएगा प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, उसके बाद एस जो है वो हो जाएगा स्टेट चेंज, ठीक है। तो इसको आपको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाया है। आगे चलते हैं, केमिकल इक्वेशंस की तरफ को हम लोग चलते हैं। यहाँ से हमको पता चलेगा कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम भाई केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है, तो हमको वहीं पता करना है कि भाई केमिकल इक्वेशंस किस बला का नाम है। तो केमिकल इक्वेशन से 2 इक्वेशन हमारे पास सामने आता है, एक होता है वर्ड इक्वेशन, एक है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। वर्ड इक्वेशन में हम लोग क्या समझते हैं, यहाँ पे हम लोग किसी भी रिएक्शन को हम यहाँ पे वर्ड में तब्दील करते हैं, ठीक है, वर्ड में रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को हम लोग जला रहे हैं, ठीक है, मैग्नीशियम को हम लोग जला रहे हैं, वो डार्जिलिंग वाइट लाइट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट भी आपको लिखना होगा, ठीक है, एग्जामिनेशन में, तभी जाके मार्क्स मिलेगा। ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से हमको क्या पता चल रहा है कि मैग्नीशियम जल रहा है, कहाँ पे, ऑक्सीजन से जल रहा है, और किससे जलेगा बताओ, ऑक्सीजन से जल रहा है, और फॉर्मेशन हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक डार्जिलिंग वाइट लाइट के साथ, ठीक है। ये तो भाई
ये इसका प्रॉपर्टी हो गया, मान लो कि जब उसको हम लोग जलाते हैं हवा में तो वो डैजलिंग वाइट लाइट के साथ जलता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसको हम लोग ऐसे वर्ड में रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे वर्ड में रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए, उनको मतलब ये बहुत टाइम टेकिंग लगा, लेंदी लगा कि यार ये तो भाई नॉर्मल रिएक्शन है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी रिएक्शन आएंगे जिनके वर्ड्स जो हैं बहुत बड़े बड़े हैं, मान लो बेरियम सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, तो उनको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए एक वे निकाला, दैट इज़ केमिकल इक्वेशंस। यानी हम लोग उनका शॉर्ट फॉर्म हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। मैग्नीशियम के लिए जैसे Mg हो गया, ऑक्सीजन के लिए जैसे O2 हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं Mg प्लस O2 दैट इज़ MgO, और इसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। इसको हम लोग केमिकल इक्वेशन या फिर स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं, जो कि बैलेंस नहीं है, ठीक है। स्केलेटल इक्वेशन ये मेनली उन इक्वेशंस को बोलते हैं जो इक्वेशंस बैलेंस नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ अनबैलेंस्ड इक्वेशंस। ओ भाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इनको हम लोग, ये जो अनबैलेंस्ड इक्वेशंस होते हैं ना, उनको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशंस। अनबैलेंस्ड इक्वेशंस। बैलेंसिंग क्या होता है आगे पता चलेगा आपको, ठीक है। बैलेंसिंग क्या होता है आगे पता चलेगा। ऐसे इक्वेशंस जो कि अनबैलेंस्ड होते हैं, उन इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई? उन इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशंस। और ये इक्वेशंस होते हैं केमिकल इक्वेशंस के ही एक टाइप होते हैं स्केलेटल इक्वेशंस। जो इक्वेशंस बैलेंस्ड होते हैं उन इक्वेशंस को हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशंस बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना कि वर्ड इक्वेशंस और केमिकल इक्वेशंस में फ़र्क क्या है। आई होप कि समझ में आया होगा। वर्ड इक्वेशंस वो इक्वेशंस होते हैं जो वर्ड के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं, केमिकल इक्वेशंस वो इक्वेशंस होते हैं जो शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है जल्दी होने के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग केमिकल रिएक्शंस को सिंबल्स और फॉर्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट कैसे करेंगे भाई, ठीक है ना। अब हम लोग केमिकल रिएक्शंस को सिंबल्स और फॉर्मूले के मदद से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम लोग देखेंगे। देखो भाई, सेम एग्जांपल लेते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूसेस डैजलिंग वाइट लाइट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी लिखा है मैग्नीशियम के बारे में कि जब हम लोग मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तब डैजलिंग वाइट लाइट, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट एक निकलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब आप लोगों को आई थिंक स्कूल में दिखाया गया होगा केमिस्ट्री लैब में, ठीक है ना, कि जब हम लोग मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तब वहाँ से एक वाइट लाइट निकलता है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको साफ़ किया जाता है, ठीक है। वही इधर लिखा गया है कि मैग्नीशियम रिबन इज़ क्लीन्ड बिफोर बर्निंग टू रिमूव अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट विच ऑफन फॉर्म्स व्हेन O2 in air, which often forms when O2 in air reacts with the magnesium ribbon। यहाँ पे ये लिखा गया है कि आप लोगों ने देखो, अब तो सेशन स्टार्ट हो गया आप लोगों का, तो आप लोग गए होंगे केमिस्ट्री लेबोरेटरी में, आप लोग गए होंगे, वहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया होगा ये वाला एक्सपेरिमेंट। ये वाला एक्सपेरिमेंट दिखाया जाता है क्योंकि ये वाला एक्सपेरिमेंट बेस है समझाने के लिए सबको। तो पहले मैग्नीशियम रिबन लिया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है कपड़े के थ्रू। क्लीन क्यों किया जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम क्या करता है ना, हवा के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और एक परत बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, उसके ऊपर एक लेयर बना देता है। उसी लेयर को साफ़ करने के लिए ये वाला जो काम है ये किया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को साफ़ किया जाता है। और साफ़ करने के बाद आराम से उसको
जलाया जाता है, ठीक है, कंबशन किया जाता है, मेनली जलाने को ही कंबशन बोलते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे लिखा गया है सेम रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टेट्स यहाँ पे लिखा गया है इसका, जैसे कि ये देखो S है, G है, O2 की साइड में G लिखा है, MgO के साइड में S लिखा है, यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा है। ये तो वर्ड फॉर्म हो गया, वर्ड इक्वेशन, वर्ड फॉर्म के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास केमिकल इक्वेशन। लेकिन इसके साइड में जो ये सब लिखा है S, G और S, ये क्या है भाई, ये हम लोग जानेंगे यहाँ पे। अच्छा, उससे पहले ये जो यहाँ पे एरो दिख रहा है ना, ये एरो सेपरेट करता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को, यानी आपको लेफ्ट साइड में जो भी दिखेंगे, जो भी यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा वो होगा रिएक्टेंट, और जो भी आपको राइट साइड में दिखेगा वो होगा प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आया? फिर से बताता हूँ, जो भी आपको लेफ्ट साइड में चीज़ दिखेगा वो होगा रिएक्टेंट्स, जो भी आपको राइट साइड में चीज़ दिखेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिएक्टेंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सब्सटेंसेस रिएक्ट करके बनाते हैं कुछ चीज़, और प्रोडक्ट इसीलिए बोलते हैं कि वो उससे आया है, यानी इन दोनों के रिएक्शन से ये जो चीज़ है ये बना है, इसीलिए हम लोग उसको प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो कि क्या क्या सिंबल्स हम लोग यूज़ करते हैं इन्हीं केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने में, केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखो, पहले तो हम लोग वाटर सॉल्यूबल के लिए एक्वस रिएक्शन यूज़ करते हैं, एक्वस वाला सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब जो भी सब्सटेंस वाटर में घुल जाता है, सॉल्यूबल हो जाता है, उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्वस, AQ डॉट ऐसे लिखा जाता है, एक्वस। उसके बाद इनसॉल्यूबल इन वाटर, जो कि वाटर में सॉल्यूबल ही नहीं होता, ठीक है ना, वाटर में घुलता ही नहीं, मिलता ही नहीं, नीचे जाके बैठ जाता है रिएक्शन के बाद, उनको हम लोग PPT बोलते हैं। और यही होता है प्रेसिपिटेट का मतलब शॉर्ट फॉर्म दिया गया है PPT, और उसको हम लोग इस डाउन एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो डाउन एरो आपको दिख रहा है उसके साथ हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक्वस का फुल फॉर्म क्या है ना, AQEOUS, इसको हम लोग एक्वस बोलते हैं ऐसे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है प्रेसिपिटेट, ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है PPT। मान लो कि येलो PPT फॉर्म हो गया, यानी येलो कलर का एक सॉलिड फॉर्म हो गया जो कि वाटर में सॉल्यूबल नहीं हो। क्या सॉलिड वाटर में मतलब घुल सकता है, मिल सकता है? नहीं घुल सकता। अच्छा, सॉलिड के लिए हम लोग S यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो आपको S यूज़ किया गया दिख रहा है ना, ये सॉलिड है, इससे हमको पता चलता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सॉलिड है। ठीक है, अच्छा, अब लिक्विड जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, लिक्विड के लिए L यूज़ करते हैं, सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L। यहाँ पे क्या आपको लिक्विड दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अच्छा, मैग्नीशियम भी एक सॉलिड है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन लिया गया है। ऑक्सीजन के साइड में G यानी गैस को G से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जब गैस लिबरेट करता है तब उसको हम लोग अप एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। लिबरेशन यानी जब गैस निकलता है किसी भी रिएक्शन के बाद, प्रोडक्ट साइड में जब गैस निकलता है, कोई भी गैस आता है, तो हम लोग उसको अप एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, डाइल्यूटेड यानी डाइल्यूशन जब हो जाता है मेनली, ठीक है ना, उसको हम लोग दिल से रिप्रेजेंट करते हैं, दिल बना देना इसी बात पे नीचे कमेंट सेक्शन पे। ठीक है, डाइल्यूटेड को हम लोग दिल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी DIL डॉट, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डाइल्यूटेड को। ठीक है, तो फिर से बता देता हूँ, वाटर सॉल्यूबल के लिए एक्वस हम लोग यूज़ करते हैं, और प्रेसिपिटेट के लिए हम लोग PPT यूज़ करते हैं, और डाउन एरो से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सॉलिड्स के लिए S यूज़ करते हैं, लिक्विड के लिए L यूज़ करते हैं, गैस के लिए G यूज़ करते हैं, और उसको अप एरो से रिप्रेजेंट करते हैं जब वो प्रोडक्ट साइड में हो, और डाइल्यूटेड के लिए DIL यूज़ करते हैं या फिर दिल यूज़ करते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करें। ठीक है ना, केमिकल इक्वेशंस को हम लोग अभी बैलेंस करना सीखेंगे। देखो, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो हम लोग पहले जानेंगे कि हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं और बैलेंसिंग का मतलब क्या है, मेनली वो जानेंगे। अच्छा, बैलेंस क्यों करते हैं? आप लोग लोअर क्लासेस में ये वाला जो टर्म है ये सुना होगा,
दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, मास को कंजर्व करना है हमको। ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ क्या कहता है भाई कि मास कुड नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है रिएक्टेंट साइड का और प्रोडक्ट साइड का, वो कभी भी बनाया नहीं जा सकता या फिर कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। यानी मास जो पहले था वो बाद में भी मास वहीं रहेगा। जैसे मान लो ये वाला जो रिएक्शन आपको मैंने दिखाया है Mg और O2 का, Mg का मास चाहे कुछ भी हो, O2 का मास चाहे कुछ भी हो, MgO का मास सेम ही रहने वाला है। इसीलिए हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग इसीलिए करते हैं ताकि हमारा ये जो लॉ है ये फॉलो हो पाए। ठीक है, लॉ क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यानी रिएक्टेंट साइड में जितना भी आपका मास है, मान लो यहाँ पे 100 ग्राम मास है, इसके लिए यहाँ पे भी 100 ग्राम मास लाना ज़रूरी है, तभी ये जो लॉ है ये फुलफ़िल होगा। ठीक है, तभी जो ये लॉ है ये फुलफ़िल होगा। इसीलिए जितने भी एटम्स है LHS में, एटम्स छोड़ दो एटम्स, जितने भी नंबर्स हैं। ठीक है, अच्छा एटम्स बता देता हूँ आपको क्या होता है। जितने भी एटम्स है LHS में उतने एटम्स RHS में रहने चाहिए। एटम्स यानी ये जो चीज़ है, जैसे कि देखो एटम्स, यहाँ पे कितने एटम्स हैं, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे 3 एटम है, तो यहाँ पे 3 एटम बनाना होगा, तो यहाँ पे 3 हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 2 एटम्स है H2 के, यहाँ पे 2 एटम्स हैं, तो ये बैलेंस्ड है ऑलरेडी। यहाँ पे 1 एटम है O के, यहाँ पे 4 एटम है, तो यहाँ पे हम लोग 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 के लिए ये कितना एटम हो गया, 4 दूनी 8, ये 8 एटम्स हो गए, तो यहाँ पे हम लोग 8 लिख देंगे, मतलब सॉरी 4 लिख देंगे। पहले से 2 था तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ऐसे हम लोग बैलेंस करते हैं। एटम्स इन्हीं को बोलते हैं, है ना। यहाँ पे जो H2 लिखा है, H2 का मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, और यहाँ पे अगर 4 लगा दे रहे हैं तो 4 दूनी 8, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा है Fe का, यानी Fe का मतलब क्या है, आयरन है, इसका मतलब है आयरन। ठीक है, H2O इसका मतलब है वाटर, ये तो पता ही होगा यार। Fe3O4 इसका मतलब है आयरन ऑक्साइड, या फिर फेरिक ऑक्साइड बोल सकते हो आप लोग। आयरन को हम लोग फेरस भी बोलते हैं ग्रीक में, आई थिंक। H2 यानी हाइड्रोजन। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं। हाइड्रोजन, ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि Fe के 1 एटम है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे Fe के 3 एटम से, तो Fe के 3 एटम्स रिएक्टेंट साइड में भी बनाना पड़ेगा। बन गया, 3 मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, यहाँ पे H2O के, यहाँ पे 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे H2 के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे भी 2 एटम्स है, तो भाई H2 को और नहीं देखना है हम। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के 1 एटम है, यहाँ पे 4 एटम्स हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी 4 बनाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने 4 मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 मल्टीप्लाई करते ही ये ऑक्सीजन हमारे पास बैलेंस हो गया, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो डिसबैलेंस हो गया। कैसे कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे और यहाँ पे 4 एटम्स आ गए, 4 दूनी 8, तो भाई साहब हाइड्रोजन के तो 8 एटम्स हो गए, लेकिन यहाँ पे तो 2 एटम्स है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 8/2 यानी 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा। समझ में आया? मुझे लगता है नहीं आया है। फिर से बताता हूँ किसी और एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि यहाँ पे Mg लिखा है और O2 लिखा है, यहाँ पे MgO, Mg यानी मैग्नीशियम,
O2 यानी, ये तो भाई साहब बता ही दिया था, ये तो भाई साहब बता दिया था, ठीक है, ये बताया नहीं था क्या? अच्छा नहीं बताया था, मतलब ये रिएक्शन बताया था लेकिन इसको बैलेंस करके नहीं बताया था। जैसे कि ये वाला रिएक्शन यहाँ पे है, यहाँ पे यहीं पे बैलेंस कर ले, तो यहाँ पे लिखा गया है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे बैलेंस करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे MgO2 और MgO है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे MgO2 और हमारे पास MgO है, ठीक है, ये भाई हाँ यस, यहाँ पे Mg, यहाँ पे O2, यहाँ पे MgO है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, पहले मैग्नीशियम देखते हैं क्या मैग्नीशियम बैलेंस है या फिर नहीं। मैग्नीशियम बिल्कुल बैलेंस है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक ही है एटम, लेकिन ऑक्सीजन के साइड में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 2 एटम से रिएक्टेंट साइड में, लेकिन प्रोडक्ट साइड में बस एक ही एटम है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ इसके लिए हमको यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही 2 मल्टीप्लाई कर दिया ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन जो मैग्नीशियम है वो बैलेंस नहीं हुआ, डिसबैलेंस हो गया। इसके लिए हमको यहाँ पे 1 को काट के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 को, तभी हमारे पास मैग्नीशियम यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे भी मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गया। समझ में आया? आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे सेम बैलेंस लिखा गया है 2Mg + O2 2MgO। अच्छा, उसके बाद Fe + H2O Fe3O4 H2, हाँ सेम ही ओ वाला रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है। अच्छा, Cu2O + Cu2S 6Cu + SO2। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे ये है क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड या फिर कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। ये है कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये है कॉपर सल्फेट। तो यहाँ से बन रहा है कॉपर और सल्फेट, मतलब सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फेट जब आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तब हमारे पास बन रहा है कॉपर और सल्फेट। अच्छा, अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कॉपर, में कितना एटम्स है, 2 एटम्स है भाई, और यहाँ पे कितना एटम्स है, यहाँ पे सॉरी कॉपर की यहाँ पे 2 एटम्स है, यहाँ पे भी 2 एटम्स है, यानी रिएक्टेंट साइड में टोटल 4 एटम है, और प्रोडक्ट साइड में तो एक ही एटम है भाई, प्रोडक्ट साइड में तो एक ही एटम है, तो यहाँ पे हमको 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले 4 मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, 4 मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे भाई, देखो ऑक्सीजन का 1 एटम है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, तो भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमको यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, ऑलरेडी यानी मतलब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया अभी 2 मल्टीप्लाई। अच्छा, जैसे ही 2 मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस हो जाता है, लेकिन ये जो कॉपर है ये डिसबैलेंस हो जाता है मेरे भाई। कॉपर जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है। कैसे डिसबैलेंस होता है, यहाँ पे 2 कॉपर है, यहाँ पे भी 2 एटम्स कॉपर के हैं, लेकिन यहाँ पे और 2 जब हो गया मल्टीप्लाई तो 4 एटम्स हो गए कॉपर के, यानी टोटल 6 एटम्स होंगे। इसके लिए यहाँ पे जो हम लोगों ने 4 लिखा था इसको काटा मारेंगे और इसके जगह 6 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो सल्फ़र है इसके कितने एटम्स यहाँ पे है, यहाँ पे 1 एटम है, यहाँ पे भी 1 एटम, तो सल्फ़र तो बैलेंस है ऑलरेडी भाई। ऐसे करके हमको करना है। मान लो कोई और रिएक्शन ले लेते हैं, मान लो कैल्शियम और हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर, कैल्शियम और वाटर को हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और जो है ऑक्सीजन गैस लिबरेट, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। अच्छा, इसको कैसे करना है, कैल्शियम के कितने एटम से, रिएक्टेंट साइड पर 1 एटम है और प्रोडक्ट साइड पर कितने एटम है, 1 एटम है, ठीक है, 1 एटम है। अच्छा, एक बात याद रखना है, जब हम लोग ऐसे बक्सा बना के 2 लिखते हैं ना यहाँ पे नीचे, इसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन के 2 एटम से, हाइड्रोजन के भी 2 एटम से, ठीक है, हाँ यस। तो यहाँ पे 1 एटम है, यहाँ पे भी 1 एटम है, तो इसको तो बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है।
अब चलते हैं हाइड्रोजन की तरफ को। हाइड्रोजन को पूछते हैं कि कितने एटम्स हैं, यहाँ पे वो बोलता है 2 एटम्स है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन को अगर पूछेंगे प्रोडक्ट साइड पे कितने एटम है, यहाँ पे 2 एटम्स है और यहाँ पे भी 2 एटम्स है भाई। हाइड्रोजन तो खेल गया भाई, यहाँ पे 2 एटम्स, यहाँ पे भी 2 एटम्स, यानी 4 एटम्स है। तो भाई यहाँ पे भी हमको 4 एटम्स बनाने होंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 2 मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही हाइड्रोजन बैलेंस हो जाता है। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो डिसबैलेंस होता है या फिर नहीं, या फिर बैलेंस हो जाता है, देखते हैं चलो। ऑक्सीजन के यहाँ पे 1 एटम था और यहाँ पे 2 एटम था। तो भाई एक मैजिक हो जाता है, जैसे ही हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अटेम्प्ट करते हैं वैसे ही ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता है। भाई समझ में आया फिर नहीं, मुझे बताओ। आई होप क्या होगा। लास्ट एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, PbNO3 होल ट्वाइस करके। इसका मतलब क्या है पता है, N के 2 एटम्स है और 3 दूनी 6, यानी ऑक्सीजन के 6 एटम्स है। ठीक है। अच्छा, तो 2 ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, आगे बताऊंगा क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। अच्छा, 2 PbNO3 होल ट्वाइस है, इसका मतलब है लेड नाइट्रेट। ठीक है, Pb यानी लेड, Pb यानी लेड होता है, इसका मतलब है लेड, इसका मतलब है नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट है ये। अच्छा, अब देखते हैं भाई, कि जो इसको बैलेंस कैसे करना है। देखो Pb के कितने एटम्स हैं, Pb के 1 एटम है। किस साइड पे भाई, प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड पे। प्रोडक्ट साइड की तरफ को चलते हैं, Pb को पूछते हैं तेरे पास कितने एटम है, Pb बोलता है मेरे पास 1 एटम है। हाँ जी भाई 1 एटम है, फिर तो Pb बैलेंस्ड है। अच्छा, अब देखते हैं नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं। नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं। तो भाई यहाँ पे भी जाके पूछते हैं नाइट्रोजन को, भाई तेरे पास कितने एटम्स हैं। मेरे पास तो एक ही एटम है। तो हमको क्या करना चाहिए बताओ। हमको यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, है कि नहीं। हमको यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। जैसे ही 2 मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पे 4 बन जाता है। ऑक्सीजन के यहाँ पे पहले से 2 एटम्स थे और यहाँ पे हम लोग ने 2 मल्टीप्लाई जैसे ही कर दिया, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हो गए और यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स है। तो भाई कुल मिला के 6 एटम्स हो गए। अच्छा, जैसे ही 6 एटम्स होते हैं हमको पता चल जाता है कि ऑक्सीजन ऑलरेडी 6 एटम्स पे बैठा था। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो ऑलरेडी 6 एटम्स पे बैठा था, 3 दूनी 6। तो भाई तो बैलेंस्ड हो गया भाई, हैं। बैलेंस तो हो गया ना, और तो बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, है ना। ये आपको लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन एक छुप के बैठा है भाई साहब, तो यहाँ पे जैसे हम लोग ऑक्सीजन को देखते हैं भाई, तो छुप के बैठा हुआ है। यानी कितने एटम्स हैं अभी ऑक्सीजन के प्रोडक्ट साइड पे, 7 एटम्स है। हम बोलते हैं भाई 7 एटम्स तो नहीं हो सकते ऐसे। ठीक है, इसको इवन नंबर बनाना पड़ेगा। इवन नंबर बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया। 2 मल्टीप्लाई हम लोगों ने जैसे ही किया यहाँ पे, वैसे ही हमको जो है हमारा Pb लेड है वो डिसबैलेंस हो जाता है। इसके लिए हमको दोबारा से यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे Pb बैलेंस हो जाए। और Pb जब बैलेंस हो गया तब ये सारे बिगड़ गए भाई। ठीक है, ये सारे बिगड़ गए। कैसे बिगड़े, नाइट्रोजन के 2 एटम से तो N2 था, अब 2 दोबारा से यहाँ पे आ गया है तो 2 × 2 4 हो गया। नाइट्रोजन के अब 4 एटम्स हो गए। ऑक्सीजन के 6 एटम से पहले से यहाँ पे 2 एटम्स हम लोगों ने कर दिया, 6 दूनी 12, यानी ऑक्सीजन के 12 एटम्स हो गए भाई। अब तो दिक्कत आ गया, ऑक्सीजन के 12 एटम्स हो गए, अब तो दिक्कत आ गया। चलो यहाँ पे काउंट करते हैं ऑक्सीजन के कितने एटम्स थे। यहाँ पे 2 लगाया था हम लोगों ने, तो 2 और 2 ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ पे 2। यहाँ पे थे कितना, यहाँ पे हम लोगों ने 2 मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे थे कितने
दो दूनी 4, 4 2 6 और यहाँ पे 8। ऑक्सीजन के यहाँ पे 8 एटम्स थे, लेकिन और भी 4 एटम्स चाहिए ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के और भी 4 एटम्स चाहिए, उसके लिए हम लोग यहाँ पे और 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ पे टोटल, यहाँ पे ना टोटल 4 एटम्स हो गया। मतलब टोटल कितना ऑक्सीजन के एटम्स हो गए, ये 4 दूनी 8, 8 एटम्स हो गए। और यहाँ पे 4 एटम्स थे, यहाँ पे 2 एटम और यहाँ पे 2 एटम। ठीक है, तो कितने हो गए कुल मिला के 12 एटम्स हो गए ऑक्सीजन के प्रोडक्ट साइड पे, और रिएक्टेंट साइड पे भी 12 एटम्स ही थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आगे क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट रूल कुछ यहाँ पे है। नेवर चेंज केमिकल फॉर्मूला, कभी भी केमिकल फॉर्मूला को चेंज नहीं करना है, ओनली चेंज कोफिशिएंट्स। ये जो आपको पता होगा मैथ्स में कोफिशिएंट होता है, ठीक है। ये हमारे पास हमारे पास केमिकल इक्वेशन है, इसके साइड में एक एक्सप्रेशन है, इसके साइड में एक कोफिशिएंट है। ये नंबर्स को हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। अच्छा और क्या, तो भाई यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा ना, थर्ड हम लोग रूल देखेंगे, यूज़ स्मॉलेस्ट होल नंबर्स। ठीक है, हमको छोटे से छोटा होल नंबर हमको यूज़ करना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा यूज़ करना नहीं पड़ेगा। जितना पॉसिबल स्मॉलेस्ट होल नंबर हो सकता है उतना पॉसिबल हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की तरफ को। अब चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की तरफ को। ठीक है, कितने सारे केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स हैं, और यही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इस पूरे चैप्टर में। अच्छा, आपके पास यहाँ पे दिख रहे होंगे 5 टाइप्स होते हैं, एंड यस 5 टाइप्स ही होते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तीसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और पांचवा है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन, दूसरा होता है रिडक्शन। आगे चलते हैं, पहले हम लोग जानेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को। ठीक है, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे 2 या फिर 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कॉम्बाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, सिंगल से डबल नहीं होना चाहिए। इतना आपको याद रखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है ना, हमारे पास कॉम्बाइन होता है, कोई दो सब्सटेंसेस के बीच में रिएक्शन होता है, उसके बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ये आपको याद रखना है कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, कंबाइन हो रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब कंबाइन हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल्स पे जैसे CaO और H2O। ठीक है, CaO और H2O कंबाइन होके क्या बनाएंगे, CaOH2 और हीट तो भाई साहब जनरेट होगा। ये कोई सब्सटेंस नहीं है, ये हीट जनरेट होता है। ये इतना तेज का रिएक्शन होता है कि हीट जनरेट होने लगता है। अच्छा, और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि मैंने प्रॉपर्टीज़ में बताया था कलर चेंज होता है, तो कलर चेंज में यहाँ पे वाइट कलर का हो जाता है ये CaOH2। स्लेक्ट लाइम बोलते हैं आई थिंक इसको। अच्छा, जनरल इक्वेशन इसका रहता है A + B AB। A कोई भी सब्सटेंस है, B भी कोई भी सब्सटेंस है, और AB यहाँ से फॉर्म होता है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं, H2 + O2। ये कॉमन एग्जांपल है जो कि आपको याद रखना है। H2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कॉम्बाइन होके बनता है क्या, हाइड्रोजन ऑक्साइड, दैट इज आवर वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस करके लिखना है आपको, ये ध्यान में रखना है कि बैलेंस करके हमको लिखना है 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं यार, 2 हाइड्रोजन थे पहले से, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन थे, लेकिन यहाँ पे 1 ऑक्सीजन था, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही 2 मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो जाएगा, और जैसे ही हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो जाएगा यहाँ पे फिर से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जितने भी होते हैं जनरली वो एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या आगे बताऊंगा, लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो कि हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस
करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरफ को। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जैसे मैंने बताया हीट प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है उन रिएक्शंस को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ फ्यूल। रेस्पिरेशन, आप लोग रेस्पायर कर रहे हो, ठीक है ना, रेस्पायर कर रहे हो तो वो भी एक केमिकल प्रोसेस है। तो केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा रेस्पिरेशन का, C6H12O6 + 6O2 गिव्स राइज टू 6CO2 6H2 और एनर्जी। ठीक है, ये कुछ दूसरे फॉर्मूला के साथ सिमिलर दिख रहा है क्या बेटा? ये कोई दूसरे फॉर्मूला के साथ सिमिलर दिख रहा है, दूसरी क्वेश्चन का सिमिलर दिख रहा है क्या? हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है। हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन होता है उसके साथ सिमिलर थोड़ा सा दिख रहा है ना, हाँ उसी की तरह है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है जब आप लोग रेस्पिरेशन करते हो, रेस्पायर करते हो जब आप लोग। बैलेंस इक्वेशन ही है, डरना नहीं है। छः जो लिखा है डरना नहीं है भाई, ये बैलेंस्ड है। ठीक है, अच्छा बर्निंग ऑफ फ्यूल, वैसे है फ्यूल को जब हम लोग जलाते हैं वैसा ही कुछ रिएक्शन हमारे पास मिलते हैं। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल जैसे कि बर्निंग ऑफ एलपीजी सिलेंडर को जब हम लोग ऑन करते हैं तब वो जलता है एलपीजी गैस, तब हमारे पास ये वाला एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। डाइजेशन जब आप लोगों का होता है तब भी एक केमिकल रिएक्शन फॉलो होता है और वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कंपोस्ट फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, कंपोस्ट यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वेस्ट चीज़ होता है उनको कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं और जब वो लोग वो काम करते हैं तब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है, जिसके कारण एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है वो। अच्छा, जब एक्सो है तब एंडो तो होगा ही भाई, आपको तो पता है। जब आप बाहर जाते हो तब आप लोग अंदर भी तो आते हो, ये तो नहीं कि बाहर जाके आवारागर्दी करते हो, ये तो नहीं है ना। तो भाई साहब एक्सो का मतलब बाहर, एंडो का मतलब अंदर। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जब हीट एब्जॉर्ब होता है। एक्सोथर्मिक में क्या होता था, हीट प्रोड्यूस होता था, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। एग्जाम्पल जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ओके ना। एग्जाम्पल जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। अच्छा, 2H2 इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या हो जाएगा, 2H2O प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी गिव्स राइज टू 2H2 और O2। ठीक है, ये मैं आपको ये वाला रिएक्शन बताऊंगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। आगे आएगा जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तब मैं आपको ये बताऊंगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तब मैं आपको ये बताऊंगा। इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है वाटर का, ये वही डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, आगे बताऊंगा मैं। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो कि मैंने बताया था अभी, 6CO2 प्लस 6H2, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होता है तो यहाँ पे बनता है C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है ना, कुछ सिमिलर लगता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होता है, दैट इज़ एनर्जी जो है हमारे पास वो एब्जॉर्ब होता है। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, वाइल ये जो हमारे पास रेस्पिरेशन होता है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिया है एक्सो यानी एग्जिट, एंडो यानी एग्जिट, एंडो यानी एंटर। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स भी हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन एग्जांपल्स, जैसे कि इवापोरेशन ऑफ वाटर का इवापोरेशन हो रहा है, बेकिंग ऑफ ब्रेड को जब हम लोग बेक कर रहे हैं, फ्राइंग ऑफ एग्स को जब हम लोग फ्राई कर रहे हैं, और फोटोसिंथेसिस जो यहाँ पे हो रहा है ये भी। ठीक है, आगे चलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की तरफ को चलते हैं। ये कुछ उल्टा रिएक्शन होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन में क्या होता था, A प्लस B से बनता था AB। डीकम्पोजिशन में ठीक उसका उल्टा होता है, AB से हम लोग ब्रेक करके बनाते हैं A प्लस B। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है, जनरल इक्वेशन कुछ ऐसा रहता है। देखो, सिंगल कॉम्पाउंड ब्रेक्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जनरल फॉर्मूला इज AB A प्लस B। टाइप क्या हो जाएगा, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक। अरे इलेक्ट्रोलाइटिक को हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस,
या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल भी बोल सकते हैं। फोटोलाइटिक को हम लोग बोल सकते हैं फोटोलाइसिस, और थर्मल को हम लोग बोल सकते हैं थर्मोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक को हम लोग ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल, और फोटोलाइटिक को हम लोग ये भी बोल सकते हैं फोटोकेमिकल, है ना। अच्छा, यहाँ पे एनर्जी सोर्स होता है हीट, यहाँ पे एनर्जी सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पे एनर्जी सोर्स होता है सनलाइट। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में। अभी एग्जाम्पल यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स को यार हाइड कर दो एक बार, ठीक है। एग्जाम्पल्स को मैं पहले हाइड कर देता हूँ एक बार, रुकना। शेप फिल का कलर, यस, हाँ, तो यहाँ पे एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं थी, तो यहाँ पे देखो ऐसा हो गया, है ना। जब कोई सिंगल चीज़ ब्रेक डाउन होके बनाती हो कोई दो चीज़, या फिर दो से ज़्यादा भी बना सकती हो, तब उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग वो जो दो सब्सटेंस लाते हैं, वो जो ब्रेक करवाते हैं, वो कैसे करवाते हैं, वो हम लोग आइदर हीट डालते हैं कैटालिस्ट की तरह, या फिर इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं, या फिर सनलाइट डालते हैं। आई नो कुछ समझ में नहीं आएगा, आगे चल के समझते हैं। पहले आ जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर थर्मोलिसिस बोल सकते हैं हम लोग इसको। यहाँ पे जो सिंगल कंपाउंड है, यानी जैसे कि मान लो CaCO3 है, इसको हम लोग हीट दे के कोई दो सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं, दो से ज़्यादा भी सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एरो के ऊपर लिखा जाता है ना, दिस इज नोन एज कैटलिस्ट, ठीक है। इसको हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं, है ना। तो कैटलिस्ट कुछ नहीं है, मान लो कि एक सोर्स दिया जा रहा है जिसके मदद से हमारा जो मेन कंपाउंड है वो उसको ब्रेक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। एक सोर्स दिया जा रहा है जिसके मदद से हम लोग मेन कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हैं, उसको हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं। तो जब हम लोग CaCO3 को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तब CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। CaCO3 क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ यार, कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये, ठीक है। और CaO क्या होता है भाई, CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, तो CaCO3 हम लोग ब्रेक कैसे करते हैं, हीट के थ्रू। अच्छा, FeSO4 इसका कलर होता है लाइट ग्रीन, ठीक है। इसको हम लोग जब हीट देते हैं तब ये Fe2O3 में ब्रेक करता है, जो कि ब्राउन कलर का होता है, और SO2 और SO3, और ये जो दो गैसेस है ये पंजेंट स्मेलिंग गैसेस इसको बोलते हैं, पंजेंट स्मेलिंग गैसेस। बहुत गंदा स्मेल करता है ये जो दो गैसेस होते हैं, SO2 और SO3, बहुत गंदा स्मेल करता है। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। Fe2O3 क्या होता है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, फिर फेरिक ऑक्साइड बोल सकते हो। जब हम लोग फेरस सल्फेट को FeSO4 यानी फेरस सल्फेट को हम लोग जब हीट करते हैं, तब हमको मिलता है Fe2O3, SO2 और SO3। और SO2 और SO3 तो पंजेंट स्मेलिंग गैसेस होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन मस्ट आता है, मस्ट। यहाँ पे तो यार टैग लगाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे यार मेरे भाई टैग लगाना चाहिए। यहाँ पे क्या यहाँ पे हमको मिल पाएगा, तो नहीं दिख तो नहीं रहा है यहाँ पे, इमोजी तो कोई दिख नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे ही बना देता हूँ, इम्पोर्टेंट, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला रिएक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलते हैं। PbNO3 यानी लेड नाइट्रेट, जो मैंने आपको रिएक्शन दिखाया था वो वाइट कलर का होता है, और यहाँ से ओ भाई साहब,
और यहाँ से बनता है 2 PbO। या अब आ जाएगा क्या इमोजी? नहीं आएगा, छोड़ो, इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 2 PbO जो कि येलो कलर का होता है भाई, और 4 NO2 जो कि ब्राउन कलर का होता है, और O2। ऐसा कुछ फॉर्मेशन होता है। जब हम लोग PbNO3 होल ट्वाइस को हीट करते हैं यानी डिकम्पोज करते हैं, तब हमको मिलता है लेड ऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ऐसे भी बना सकते हो, ऑक्सीजन जो है वो गैस है। ठीक है, आगे चलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की तरफ को। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट मैंने बताया था, जो इस एरो के ऊपर लिखा जाता है, और इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को एक ऐसा सोर्स हम लोग बनाते हैं जिस सोर्स के मदद से हम लोग जो मेन कंपाउंड है उसको हम लोग ब्रेक कर पाएँ कोई 2 या फिर 2 से ज़्यादा कंपाउंड में। ठीक है, जैसे कि 2H2O है, H2O को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं H2 और O2 में, H2 और O2 में हम लोग इसको ब्रेक कर रहे हैं। ये वाला रिएक्शन मैं बताया था ना कि बताऊंगा मैं आगे, तो इसको हम लोग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम लोग वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाता है भाई, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे ये एनोड और कैथोड, ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसके मदद से हमको पता चलता है, मतलब जिसके मदद से हमको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलता है। ठीक है, ये एक रिएक्शन आपकी बुक में भी दिया गया है। एनोड और कैथोड, यहाँ पे एक सॉल्यूशन ले रहे हैं हम लोग। इस सॉल्यूशन में हम लोग एनोड और कैथोड रख दे रहे हैं। कैथोड होता है हमारे पास नेगेटिव का रोड है ये एक, और एक पॉजिटिव रोड है। यहाँ पे हमारा बैटरी कनेक्टेड है, और यहाँ पे हमारा रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। इसकी मदद से ही हमको मिलता है ये वाला जो चीज़ है, पूरा चीज़ इसके मदद से हमको ये मिलता है। ठीक है, तो अच्छा, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कलेक्टेड इज डबल दैट ऑफ ऑक्सीजन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई हमारे पास। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, इसीलिए मैंने ऐसा मार्क भी कर दिया है। ठीक है, इसके ऊपर रेड कलर का मार्किंग नहीं कर सकते हम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जो है ये पूछ लेता है भाई MCQ में भी, कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कितना होता है ऑक्सीजन का। आप लोग बोलोगे डबल होता है ऑक्सीजन का, डबल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो हाइड्रोजन कलेक्टेड होता है, हाइड्रोजन कहीं पर तो कलेक्टेड होता है भाई, यहाँ पे मान लो कि कलेक्टेड होते हैं कैथोड पे, तो उसका जो वाटर का वॉल्यूम होता है वो एनोड पे जो कलेक्टेड होता है ऑक्सीजन उसका डबल है। ठीक है, उसका डबल है। आगे चलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन की तरफ को। यहाँ पे हम लोग सनलाइट को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। जो हमारे पास सनलाइट होता है, नेचुरल लाइट होता है, जो सनलाइट होता है, उसके मदद से हम लोग क्या करते हैं ना, डिकम्पोजिशन करते हैं। कोई भी बड़े सब्सटेंस को हम लोग कोई भी 2 या फिर 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं। कोई भी सिंगल कंपाउंड को 2 या फिर 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक किया जाता है। जैसे कि AgCl हो गया, वो Ag और Cl2 में ब्रेक किया जाता है। AgCl का कलर होता है वाइट, और जब हम लोग उसको सनलाइट दे के डिकम्पोज करवाते हैं तब वो बन जाता है ग्रे। तब वो बन जाता है क्या, ग्रे। अच्छा, सिमिलरली एक होता है AgBr। AgCl क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है भाई, ये भी पूछा जाता है भाई बोर्ड में। ठीक है, Ag यानी सिल्वर और क्लोरीन, ये दोनों में ये ब्रेक होता है भाई। ठीक है, सिल्वर का कलर हो जाता है ग्रे, वाइट से ग्रे हो जाता है। सनलाइट जो है वो Hμ है, मतलब सनलाइट को हम लोग यहाँ पे Hμ की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हीट को हम लोग यहाँ पे डेल्टा के थ्रू रिप्रेजेंट करते थे ना, बताया क्या मैंने, नहीं बताया है।
हीट को हम लोग डेल्टा के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेल्टा यानी जो ट्राइंगल का साइन दिख रहा है ना, ये डेल्टा के थ्रू हम लोग हीट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी आप लोग अगर हीट भी ना लिखो, अगर डेल्टा लिख दो बस, तो भी आपको मार्क मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप लोग सनलाइट की जगह एच म्यू लिखोगे, इसको म्यू बोलते हैं, ये है म्यू, म्यू, ठीक है, एच म्यू, ठीक है। एच म्यू के थ्रू अगर आप लोग सनलाइट को रिप्रेजेंट करोगे तब भी आपको मार्क मिल जाएगा। तो सिल्वर क्लोराइड चेंज होता है, ब्रेक होता है, डिकम्पोज होता है सनलाइट के हेल्प से सिल्वर और क्लोरीन में। सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड जो हमारे पास होता है ना, ये ब्रेक होता है सिल्वर और ब्रोमीन में, ठीक है, यस, सिल्वर और ब्रोमीन में। सिल्वर ब्रोमाइड होता है वाइट कलर का अगेन, एंड वो सिल्वर ग्रे कलर में चेंज हो जाता है, और ये यूज़ होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ये आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्शन ऐसे होता है कि खुले में रख देते हैं, ये एक चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड को हम लोग खुले में रख देते हैं, और सनलाइट जहाँ से आ सके, और वो कुछ देर बाद आप लोग अगर देखोगे तो वो ग्रे कलर हो जाएगा, कलर चेंज होता है मेनली। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जनरल फॉर्मूला यहाँ पे इसका हो जाएगा ए प्लस बी सी, दैट इज ए सी प्लस बी, ठीक है, ये उसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा भाई। अच्छा अच्छा, ओके, एग्जाम्पल्स आ जाएगा Fe प्लस CuSO4, तो वो हो जाएगा FeSO4 और Cu, यानी Fe यानी आयरन, और ये कॉपर सल्फेट, वो हो जाएगा आयरन, फेरस सल्फेट और कॉपर। तो यहाँ पे क्या होता है ना भाई, यहाँ पे जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों के दिमाग में सवाल आया कि हम लोग इसको पता कैसे करेंगे कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है और लेस रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है। इसके लिए हमारे पास होता है ये रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, दिस इज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ना येलो कलर में, ये सारे मेटल्स हैं, KNa Ca Mg Al Zn Fe Pb H Cu Hg Ag Au, ये सारे आपके रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल्स हैं, ठीक है। इन मेटल्स को हमको क्या करना है, इन मेटल्स को हमको डिकम्पोज करना है, इन मेटल्स को हमको डिस्प्लेस करवाना है। तो यहाँ से क्या होता है ना, यहाँ पे जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, ये सबसे ऊपर क्या है, ये सारे मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, और नीचे जो दिख रहे हैं ये सारे लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। कुछ समझ में आया नहीं आया ना? देखो ये जो गोल्ड आपको दिख रहा है ना Au, ये सबसे कम रिएक्टिव होता है सिल्वर से कम रिएक्टिव होता है। उसी तरीके से सिल्वर होता है वो मर्क्यूरी से कम रिएक्टिव होता है। उसी तरीके से मर्क्यूरी कॉपर से कम रिएक्टिव होता है। उसी तरीके से कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है। उसी तरीके से हाइड्रोजन Pb से कम रिएक्टिव होता है। और उसी तरीके से लेड जो है वो आयरन से कम रिएक्टिव होता है। इसी तरीके से सारे रिएक्शन एक दूसरे से कम या फिर ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इस रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चलेगा, इसको आपको याद करना है। याद करने की ट्रिक यहाँ पे लिख दी गई है। कैटरीना ने कार मांगी, अल्टोजिन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली, सिल्वर ऑडी, ठीक है। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड, ठीक है, ठीक है, याद रह जाएगा आई होप। कैटरीना ने कार मांगी, अल्टोजिन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली, सिल्वर ओडी। ये वाला जो आपको पूरा है ये वाला याद करके रखना है, इससे आपको ये सारे याद हो जाएंगे अपने से, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉमन वो है ट्रिक, है ना, आपको पहले से भी आप लोग सुने होंगे एक्चुअली में। तो एग्जांपल्स में यहाँ पे आ जाएंगे। एक Fe हो गया, Fe, अच्छा एक देखते हैं ये वाला रिएक्शन कैसे हुआ। आयरन जब रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है, आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो
तब जो है आयरन कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर देता है। कैसे डिस्प्लेस करता है? जैसे ऐसे देखो, कॉपर सल्फेट कहाँ है? आयरन से ऊपर है या फिर आयरन से नीचे है? आयरन से नीचे है। अगर नीचे है तो भाई आयरन से तो कम रिएक्टिव होगा ना, तो भाई साहब आयरन इसीलिए कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, बोलता है कि भाई हट तू मेरे जगह से, मुझे जिंदगी बसानी है सल्फेट के साथ, तू नहीं रह सकता, तू मेरे से कमज़ोर है, तू कॉपर मेरे से कमज़ोर है, नहीं रह सकता तू सल्फेट के साथ, मेरा अधिकार है सल्फेट के साथ रहना। वो यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस करके अपना घर बसा लेता है सल्फेट के साथ। कॉपर यहाँ पे बेचारा रो रहा है, रेडिश ब्राउन कलर का हो गया है रो के। अच्छा, FeSO4 का कलर होता है ग्रीन और CuSO4 का कलर होता है ब्लू, ठीक है। तो कमज़ोर व्यक्ति जो है कॉपर, उसको हमारा आयरन डिस्प्लेस कर देता है। उसी तरीके से यहाँ पे Zn और H2SO4 है। Zn जो है वो H2 से ज़्यादा रिएक्टिव है। कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन जो है वो आगे आ रहा है, फरारी फिर भी हाई लास्ट में आ रहा है, यानी H। और जिंक जो है वो H से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। इसीलिए वो बोलता है तू हट भाई, मैं सल्फेट के साथ घर बैठाऊंगा, इसीलिए यहाँ पे वो जिंक यहाँ पे उसको डिस्प्लेस करके आ जाता है। जिंक कलरलेस होता है, ये भी कलरलेस होता है ये सोल्यूशन, लेकिन H2 जो है वो आगे आ जाता है और बबल्स विल लिबरेट, यहाँ से बबल्स कुछ निकलते हैं और वो H2 ऊपर उड़ के चला जाता है। आगे चलते हैं भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ को। ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक टाइप है बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, एक बार डिस्प्लेसमेंट होता था, लेकिन यहाँ पे 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसे होगा? यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज होता है। आयंस का एक्सचेंज कैसे होता है ना, Na+OH- H+Cl- और Na+Cl- H2+O-, ठीक है। तो यहाँ पे जो Na+ होता है वो किसी नेगेटिव के साथ जाके अट्रैक्ट करता है, यानी Cl, NaCl बनाता है ये, और ये जो OH- आयन है ये जाता है किसके साथ भाई, ये जाता है हाइड्रोजन के साथ, H2O बना लेता है, ठीक है। मैं आगे अभी बताता हूँ, मैं अच्छे समझे नहीं हो गया, आई होप। देखो, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन कंपाउंड्स, जनरल फॉर्मूला होता है AB+CD AD+BC। यहाँ पे क्या होता है ना, आपको याद रखना है, यहाँ पे ये वाला जो लेफ्ट साइड का एलिमेंट होता है वो प्लस होता है, ये जो राइट साइड का एलिमेंट होता है वो नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज। तो आपको तो पता होगा लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं तो A और D, और नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं तो B और C साथ में आ जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव बना देंगे, ठीक है। यस, तो Na होता है पॉजिटिव, OH होता है नेगेटिव, H होता है पॉजिटिव, Cl- होता है नेगेटिव, और Na होता है पॉजिटिव, Cl होता है नेगेटिव, H2 होता है पॉजिटिव, O होता है नेगेटिव। तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो रिएक्टेंट साइड है, यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक होता है, बोलते हैं कि भाई HCl, NaOH बोलता है HCl से, भाई तू बहुत रह लिया Cl के साथ। अच्छा, Na बोलता है H को कि तू बहुत रह लिया Cl के साथ, अब मुझे रहने दे, मैं भी तो पॉजिटिव हूँ, तू भी तो पॉजिटिव है। चले आइए, Na आ गया, H को डिस्प्लेस कर दिया। अब H बोल रहा है Na को, ठीक है भाई तू भी बहुत रह लिया OH के साथ, अब मैं चलता हूँ OH के पास। ये भी चला आया OH के पास, H और H2 बना दिया, H2O हो गया। तो NaCl के पास चला आया और H2O, एक्वस, और ये लिक्विड। एक्वस यानी ये जो वाटर में सल्यूबल है, ठीक है, और ये लाइट पिंक कलर का होता है NaCl। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पे PbNO3 लेड नाइट्रेट और Ki यानी पोटेशियम होता है ये, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड होता है ये। तो यहाँ पे लेड आयोडाइड बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है।
सिमिलरली, और जो लेड आयोडाइड होता है ना, ये येलो पीपीटी होता है भाई। ये क्या होता है? ये येलो पीपीटी होता है। येलो पीपीटी, पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट, वाटर इनसॉल्यूबल, वाटर इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट, इसको हम लोग पीपीटी बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। ठीक है, यानी वाटर पे सॉल्यूबल नहीं, वो नीचे आके बैठ जाता है रिएक्शन के बाद, येलो पीपीटी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, लेकिन यहाँ पे मेनली आयोन्स का एक्सचेंज होता है, ये आप लोग मान सकते हो। इसके लिए भी आप लोग ये वाला रिएक्टिविटी सीरीज देख सकते हो। हालांकि रिएक्टिविटी सीरीज अभी बताया नहीं जाता, वो एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट वाले सेक्शन में बताया जाता है। अच्छा, वैसे ही एक और रिएक्शन है CuSO4 कॉपर सल्फेट और NaOH, वो बनाता है कॉपर ऑक्साइड, मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे Na2SO4। ठीक है, मतलब सोडियम सल्फेट। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को। रिएक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक बार कि भाई इन दोनों का मतलब क्या है अच्छे से। ठीक है, हाँ जी। वन एलिमेंट रिप्लेस द एक्सचेंज ऑफ आयन्स, वन कंपाउंड प्लस एलिमेंट, टू कंपाउंड्स, और एग्जांपल ये यहाँ पे हो गया, यानी यहाँ पे एक ही एलिमेंट रिप्लेस होता है, लेकिन यहाँ पे आयन्स का एक्सचेंज होता है, यानी दो कंपाउंड्स रिप्लेस हो जाते हैं। यहाँ पे वन कंपाउंड प्लस एलिमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे दो कंपाउंड होते हैं। यहाँ पे एक ही कंपाउंड और एलिमेंट होता है, यहाँ पे दो कंपाउंड होते हैं, Na2SO4 और BaCl2 जैसे मान लो। अच्छा, BaSO4 का एग्जाम्पल किधर गया भाई? डाला नहीं क्या इन लोगों ने? अरे भाई, एक BaSO4 का भी रिएक्शन होता है। ठीक है, वहाँ पे भी पीपीटी फॉर्म होता है। ठीक है, चलो कोई नहीं। अच्छा, ऑक्साइडेशन रिडक्शन है, लास्ट रिएक्शन के टाइप्स हैं। ऑक्साइडेशन और रिडक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। इनके एग्जांपल्स हो जाएंगे CuO, H2, Cu और H2O। ठीक है, मतलब ये एग्जांपल है, मतलब बता देता हूँ पहले एग्जांपल से पहले कि ऑक्साइडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या है। ऑक्साइडेशन का मतलब सिंपली है गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का सिंपल मतलब है लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है, ओके ना। देखो भाई साहब, देखो 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 देखो, देखते क्यों नहीं भाई, इधर देखो। जो ऑक्साइडेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन होता है और हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, लेकिन रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल है CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O बनाता है, यानी कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है कॉपर और हाइड्रोजन ऑक्साइड। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन रिड्यूस होके कॉपर बना देता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज होके हाइड्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीडाइज यानी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, H2O बनाता है, और कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल के Cu बनाता है। सॉरी, तो CuO से ऑक्सीजन लूज करता है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस्ड। H2 से H2 जो है वो ऑक्सीजन गेन करता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड। सिमिलरली एक और एग्जांपल है 2Cu प्लस O2, सेम एग्जांपल दिया गया, नहीं हाँ, कॉपर और ऑक्सीजन का जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो वो कॉपर ऑक्साइड बनाता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर जो है वो ऑक्सीजन उसको मिल रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई रिड्यूस नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ आपको पता चलना चाहिए, यहाँ से भी CBSE क्वेश्चंस पूछ लेता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग ऑक्साइडेशन बोलते हैं, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। अच्छा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन तो है, लेकिन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, तब हम लोग उसको रिडक्शन बोलेंगे, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अच्छा, इनको कैसे पहचानना है कि देखो,
जब इलेक्ट्रॉन मिलता है तब हम लोग उसको भी बोल सकते हैं कि रिडक्शन। ये कब होता है? जब यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो, मान लो, या फिर हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं हो, तो हमको कैसे पता चले कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है या फिर रिड्यूस हो रहा है? तब हम लोग ये इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो रिडक्शन। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ये लोग ने, अरे यार ये स्लाइड क्या घटिया, किसने बनाया है भाई स्लाइड को? ये स्लाइड तो हटाओ भाई। इसको यहाँ पे डालो। यस, अब ये बताओ मुझे, देखो देखो, ये है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? ऑयल रिग। ऑक्सीडेशन यानी इलेक्ट्रॉन लूज, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस या फिर इलेक्ट्रॉन लूज। रिडक्शन यानी इलेक्ट्रॉन गेन। ऑयल रिग, ऑयल यानी OI और L लॉस, रिग यानी RI और ये जो है गेन, रिग। ऑयल रिग से आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। देखो एग्जांपल जैसे कि Na से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, Na का मतलब क्या है कि Na प्लस, जो Na का ये है कटायन है, कटायन बोल सकते हो। कटायन यानी पॉजिटिव, कटायन यानी ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। कैट्स पॉजिटिव होते हैं तो कटायन ऐसे याद कर सकते हो। एनायन यानी नेगेटिव। तो ये जो कैटायन होते हैं ना भाई, Na जो है वो कैटायन होता है, उससे अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ले लें तो वो बन जाता है क्या बन जाता है भाई? इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। प्लस E- यानी इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। जब यहाँ पे क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे गेन कर रहा है, अगर हम लोग का रिएक्टेंट साइड पे अगर यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है, इसका मतलब वैसे तो ऐसे एग्जांपल्स नहीं आते हैं, मैंने इसे समझाने के लिए दे दिया है। क्लोरीन मतलब रिएक्टेंट साइड पे अगर ऐसा लिखा होता है प्लस करके, यानी क्लोरीन ऐड हो रहा है तभी जाके Cl- बन रहा है। क्लोरीन के कैटायन से ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे ऐड हो रहा है, इसी वजह से क्लोरीन को वो नेगेटिव बना दे रहा है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो गेन इलेक्ट्रॉन कर रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है, वो गेन इलेक्ट्रॉन कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है यानी रिड्यूस हो जा रहा है। और इलेक्ट्रॉन लूज कब करेगा? जब यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे ये लिखा होगा, तब हम लोग बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ये प्लस या फिर माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो प्लस ही लिखा होगा, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसको हम लोग अगर कॉम्बाइन करके लिखेंगे तो Na प्लस Cl दैट विल बी Na प्लस और Cn-। तो Na का मतलब क्या है? वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और Cl गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन यानी वो रिड्यूस हो रहा है। आगे चलते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? सब्सटेंसेस विच कॉजेस ऑक्सीडेशन ऑफ अनदर सब्सटेंस, और वो खुद रिड्यूस हो जाता है, इतना कुछ आपको। और रिड्यूसिंग क्या होता है? सब्सटेंस विच causes reduction of another substance itself get oxidized। इतना आपको याद नहीं रखना है, आपको क्या याद रखना है ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो रिड्यूस होता है, यानी CuO जो है यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है तो वो क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और यहाँ पे H2 जो है वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। सिंपल, ख़त्म भाई, ठीक है। सिंपल चीज़ है। अगर जो कॉपर ऑक्साइड है यहाँ पे, इस एग्जांपल के लिए कॉपर ऑक्साइड अगर रिड्यूस हो रहा है तो वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन अगर हाइड्रोजन यहाँ पे जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। वही आपको याद रखना है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में। अच्छा, लास्ट टॉपिक की तरफ को बढ़ते हैं हम लोग, दैट इज़ आवर करोजन एंड रैंसिडिटी, ठीक है। करोजन और रैंसिडिटी। अच्छा, यहाँ पे रैंसिडिटी वाला टॉपिक जो है वो CBSE में नहीं है पूछने वाला, CBSE जो है वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला,
एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में ये वाला टॉपिक नहीं आएगा। ठीक है। करोजन का मतलब क्या होता है? स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू मॉइस्चर, एयर, एसिड्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो डिस्ट्रक्ट हो जाता है मेटल्स कुछ, ठीक है, कुछ मेटल्स डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं यानी करोड कर जाते हैं। क्यों? एसिड्स कुछ प्रेजेंट होते हैं, एयर के कारण या फिर मॉइस्चर के कारण, इनके साथ रिएक्ट करके वो क्या होते हैं, करोड हो जाते हैं या फिर डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, ये बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जांपल है। आयरन का यहाँ पे रस्टिंग हो रहा है, यानी आयरन क्या हो रहा है, यहाँ पे जंग लग जा रहा है। ठीक है ना, जंग लग जा रहा है। अच्छा, आयरन का रस्टिंग कैसे होता है ना, वो पानी के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, वो ऐसे सेम चीज़ होता है, और एयर के कांटेक्ट में आता है, तभी वो क्या होता है ना, रस्ट हो जाता है। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर के ऊपर जो है ब्लैक कोटिंग आ जाना। ठीक है, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाना, वो भी एक कोरोजन का एग्जाम्पल है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर के ऊपर क्या होता है ना, ग्रीन कोटिंग आ जाता है, वो भी करोजन का एग्जाम्पल है। अच्छा, इनको प्रिवेंट कैसे करना है ना, अगर हम लोग मेटल्स के ऊपर पेंटिंग कर देंगे तो ये नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे पेंट हो रखा है, देखो, नहीं होगा। अच्छा, गैल्वनाइज अगर कर दें हम लोग, गैल्वनाइज अगर कर दें, गैल्वनाइजेशन एक प्रोसेस होता है, अगर वो कर दें मेटल्स के ऊपर तब वो करोड नहीं होगा। ऑयलिंग और ग्रीजिंग, अगर हम लोग ऑयलिंग या फिर ग्रीजिंग, इसको बोलते हैं ऑयलिंग या फिर ग्रीजिंग, ठीक है, हम लोग अगर ऑयलिंग या फिर ग्रीजिंग कर दें तब भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, मतलब तब भी करोजन जो है वो नहीं होने वाला। अच्छा, रैंसिडिटी वाला टॉपिक जो है वो आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, तो रैंसिडिटी वाला टॉपिक हम लोग क्या करेंगे ना, नहीं करेंगे, मतलब करेंगे लेकिन हम लोग यहाँ पे रैंसिडिटी वाला टॉपिक जो है वो, उससे क्वेश्चंस कुछ नहीं करने वाले, नहीं आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है, एग्ज़ाम में नहीं आने वाला ये। सीबीएसई ने खुद बताया है। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स कॉजिंग बैड स्मेल एंड टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ना, फैट्स कुछ होते हैं और ऑयल्स कुछ होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन के साथ वो लोग रिएक्ट करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, ख़राब स्मेल आता है और टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। ये रियल लाइफ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जैसे कि जो आपका मान लो कुछ लेज़ लाए हो, फिर कुरकुरे लाए हो, ठीक है, उसको आप लोगों ने रख दिया ऐसे हवे में, उसका स्मेल ख़राब हो जाता है, टेस्ट ख़राब हो जाता है, वो मतलब अच्छा नहीं लगता खाने के लिए, इसीलिए वो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या हो गया, वो रैंसिड हो गया, रैंसिडिटी फेस कर रहा है। तो उसको प्रिवेंट कैसे करना है, एयर टाइट कंटेनर्स में हमको रखना है चीज़ों को, रेफ्रिजरेटर में रखना है चीज़ों को। हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ होते हैं उनको ऐड कर सकते हैं, नाइट्रोजन फ्लशिंग कर सकते हैं चिप्स पैकेट्स में, इसलिए तो चिप्स का पैकेट नाइट्रोजन भरवा के आता है। वैसे तो एक बात भी है कि चिप्स से ज़्यादा नाइट्रोजन उधर भरा होता है ना। तो कुछ सुपर क्विक रिकैप कर लेते हैं हम लोग कि हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा है, पहले हम लोगों ने पढ़ा अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। उसके बाद हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन के बारे में देखा, उसके बाद केमिकल रिएक्शन के बारे में देखा कि केमिकल रिएक्शन कैसे होता है और केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करना है। केमिकल रिएक्शन कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़े, प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने कैसे याद किया, चल गा तू फिर से, यानी कलर चेंज, गैस चेंज, ठीक है, और टेम्परेचर में चेंज, स्टेट में चेंज, ठीक है, चल गा तू फिर से, ठीक है। अच्छा अच्छा, और एक प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, ठीक है, चल गा तो फिर से में। तो केमिकल रिएक्शन के हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ भी कुछ पढ़े,
प्रॉपर्टीज़ भी कुछ पढ़े, या फिर कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि केमिकल इक्वेशन कैसे होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा केमिकल इक्वेशंस के बारे में, केमिकल इक्वेशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करना है, केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कैसे करना है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अबाउट द रिप्रेजेंटेशन, जो कि वर्ड इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको, हम लोग उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, यानी सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बैलेंसिंग हम लोगों ने पढ़ा कि बैलेंस करना क्यों ज़रूरी होता है, कि हम लोग मास को कंजर्व करेंगे। वो जो एक लॉ होता है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उस लॉ को हम लोग मेंटेन करने के लिए ये वाला जो है बैलेंसिंग करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा ना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। उनमें भी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कौन से टाइप्स पढ़े हम लोगों ने, कॉम्बिनेशन पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने डिकम्पोजिशन पढ़ा, जो कि 3 टाइप्स का होता है, थर्मल, इलेक्ट्रिकल और सनलाइट के थ्रू जो होता है, ठीक है। थर्मल के लिए हम लोग हीट का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी ही यूज़ करते हैं, मतलब कोई सिंबल ऐसा यूज़ नहीं करते। और एक होता है हमारे पास HMU, जो कि सनलाइट होता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट होता है और सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है। उसके बाद हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शन। और उसके अंदर भी हम लोगों ने पढ़ा, मतलब कॉम्बिनेशन के अंदर हम लोगों ने और भी 2 रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, दैट इज एक्सो एंड एंडो थर्मिक, ठीक है। और हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट में भी 2 टाइप्स के पढ़ा, सिंगल एंड डबल, सिंगल एंड डबल। और रिडॉक्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा ऑक्साइडेशन और रिडक्शन, ठीक है, यस, ठीक है ना। ये पूरा हमारे पास आ गया, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा करोजन एंड रैंसिडिटी, करोजन एंड रैंसिडिटी, ठीक है। करोजन में हम लोगों ने पढ़ा कि इफेक्ट्स क्या होते हैं करोजन के, है ना। और रैंसिडिटी में हम लोगों ने पढ़ा कि एयर टाइट कंटेनर में वगैरह में रखना चाहिए। करोजन के प्रिवेंशन हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। कॉजेस एंड प्रिवेंशन लिख देते हैं यहाँ पे साइड में। लग तो रहा है कि बहुत कम पढ़ा है, लेकिन बहुत सारा चीज़ पढ़ लिया है आज। कॉजेस एंड प्रिवेंशन, अरे भाई और भी छोटा लिखो फिर तो, अरे ओ भाई साहब, इफेक्ट्स एंड देयर प्रिवेंशन, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा। तो पूरा चैप्टर इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। आप लोग जाके एनसीईआरटी को थ्रूली रीड कर देना एक बार, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी रीडिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। एनसीईआरटी से बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है ना, तो एनसीईआरटी रीडिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो आप लोग को एनसीईआरटी भी पढ़ना है जाके घर में, ठीक है, वैसे तो घर में ही हो। एनसीईआरटी भी जाके एक बार पढ़ लेना,
ये सारा चीज़ हम लोगों ने आज पढ़ा है इस क्लास में। तो क्लास कैसा लगा आप लोग बता देना, ये सारे जो हैं ये सारे, ठीक है। क्लास कैसा लगा आप लोग बता देना मुझे। बाकी ये सारे MCQs हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी डिस्कस करवा देता हूँ। वैसे टाइम तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, वैसे मैं जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये तो एक लंबा लेक्चर ले गया मैं। ठीक है, कोई नहीं, चलो जल्दी जल्दी टिक मारते हैं भाई, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है ये सब अभी अभी। करेक्ट बैलेंस केमिकल रिएक्शन, सॉरी केमिकल इक्वेशन और शोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहा है विच नेचुरल गैस बर्न्स इन एयर। हवे में नेचुरल गैस कैसे बन करता है? नेचुरल गैस का फॉर्मूला मतलब नेचुरल गैस का मतलब होता है मीथेन, CH4। ठीक है, इसको हम लोग अगर वो कर दें, O2 के साथ रिएक्शन करवा दें, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या? CO2 और H2O, और एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं भाई एक बार, इसको एक बार बैलेंस कर लेते हैं, एनर्जी रिलीज होगा। एक बार इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखो CH4, H 4 है, H यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लग गया। अच्छा, H बैलेंस हो गया। अब O क्या है? O 2 है, यहाँ पे O भी 2 है। अच्छा, O 2 है, यहाँ पे और 2 है, यानी यहाँ पे 2O2 लगेगा। चलो हो गया। C1 H का 4 एटम्स, और यहाँ पे H का 4 एटम्स, यहाँ पे O के 4 एटम्स, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2। ठीक है, हो गया। यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है भाई। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कौन से होंगे? ये तो नहीं होगा बिकॉज दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये भी नहीं होगा बिकॉज दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन, और ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट है। तो भाई थर्मल डिकम्पोजिशन बोला गया है, थर्मल यानी हीट देके। यहाँ पे अगर हम लोग KClO3 को हीट दे देंगे तो ये बन जाएगा, सिंगल कंपाउंड से 2 कंपाउंड बन रहा है। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलिसिस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, तो ये तो भाई साहब नहीं होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं होगा, लेकिन डिकम्पोजिशन होगा। तो भाई ओनली वन तो कहीं नहीं दिख रहा है भाई। 1 और 3 है क्या? 1 और 3 है, तो इसीलिए यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन आई होप कि नहीं होगा। ठीक है, 1 और तो 3 है, तो यहाँ पे ना थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं होगा मेरे ख्याल से। थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ डिकम्पोजिशन लिख दो। वैसे CBSE 2026 का क्वेश्चन था, ये PYQ था ना, तो मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है बस डिकम्पोजिशन के बारे में बोला गया है। मतलब यहाँ पे ये तो थर्मल नहीं है, ओनली 1 वाला ऑप्शन भी नहीं है। आगे चलते हैं असर्शन की तरफ को। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। हाँ जी, ये बिल्कुल ट्रू है। सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग सनलाइट में रखते हैं तो वो क्या होता है? ग्रे बन जाता है। ठीक है, डिकम्पोज होके सनलाइट के थ्रू। रीज़न अगर हम लोग देखेंगे, डिकम्पोजेस इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन इन सनलाइट। अच्छा, ये डिकम्पोज होता है सिल्वर और क्लोरीन में, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो भाई बोथ एंड आर ट्रू। अच्छा, ये CBSE 2026 का क्वेश्चन है। ए स्टूडेंट नोटिसेस दैट हर सिल्वर ज्वेलरी टर्न्ड डल एंड हैड अ ग्रे ब्लैक कोटिंग ओवर इट आफ्टर वेयरिंग फॉर ए फ्यू मंथ्स। अच्छा, सिल्वर ज्वेलरी पे डल हो चुका है और एक ग्रे ब्लैक कोटिंग आ चुका है कुछ देर पहनने के लिए। व्हाट्स रिजल्ट इन द चेंज इन द कलर। अच्छा, क्या रिजल्ट करता है? क्यों जो चेंज हुआ कलर? वो कोरोजन की वजह से हुआ। तो कोरोजन कहाँ पे? ये करोड़ से, और कहीं पे करोड़ है नहीं है। द ज्वेलरी कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ एयर, एयर के साथ कॉन्टैक्ट में आया, मॉइस्चर के साथ कॉन्टैक्ट में आया और एसिड के साथ, और वो करोड़ कर गया। बिल्कुल B नंबर सही है। आगे चलते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है? यानी A + B, AB। अच्छा, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ये तो भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। डिकम्पोजिशन, ये तो भाई कम्बशन, बर्निंग ऑफ मीथेन, ये कम्बशन का एग्जाम्पल है। कम्बशन रिएक्शन, कम्बशन यानी जलता है, CH4 + O2 CO2 H2O। डाइजेशन ऑफ फूड, भाई ये तो
ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं हो सकता, ये आई थिंक डिस्प्लेसमेंट का है, ठीक है। नहीं, ये तो एक्सोथर्मिक का है, एक्सोथर्मिक का ये। तो यहाँ पे एक ऑप्शन बचता है, दैट इज बर्निंग ऑफ कोल, दैट इज, इसका भी रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ, C+O2 CO2। कोल एक कार्बन का फॉर्म होता है, तो वो जब हम लोग बर्न करवाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अच्छा, टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ द कोफिशिएंट XYZ। अच्छा, इसको बैलेंस करवाना है भाई। देखो Zn 1 है, Zn 1 है, ठीक है, N 2 है, अच्छा N यहाँ पे 2, यानी Z का वैल्यू हमारे पास 2 आना चाहिए। जैसे ही 2 आ जाएगा O कितना हो जाएगा भाई, O यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 2 6 7, अच्छा 7 आ रहा है, तो यहाँ पे Y को भी 2 होना चाहिए, जैसे इवन नंबर बन जाए एक, 2 2 और यहाँ पे 2, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अच्छा, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे भी 6 हो गया। अच्छा ना, N क्या है, N 2, अच्छा भाई X जो है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये 4 होगा मेरे ख्याल से, हाँ यहाँ पे ये 4 होगा शायद से, 2 4 2 है, हाँ है भाई, देखते हैं एक बार। Zn 2 है, ठीक है, Zn यहाँ पे 4, अरे नहीं यार यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 होगा, 4 यहाँ पे होगा शायद से, ठीक है। एक बार देखते हैं, Zn 2, अच्छा O कितना है, O है 8, यानी यहाँ से 3 दूनी 6 और यहाँ से 6 दूनी 12 12 आ रहा है क्या, 12 4 दूनी 8, हाँ 12 तो आ रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन भी बैलेंस है, N कितना है, N है 4, N भी 4, सही है। तो कितना आएगा, 2 2 4, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा सही, 2 2 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को, एसर्शन A, द रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम, क्विकलाइम कौन सा होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, विथ वाटर H2O, ठीक है, CaOH होल 2 बनाएगा और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा। यहाँ से हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ा था, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाँ एक्सोथर्मिक यानी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है, यानी ये तो ट्रू हो गया भाई, ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया। अच्छा, क्विकलाइम रिएक्ट विगरसली विद वाटर, वाटर के साथ बहुत ज़्यादा तेज़ रिएक्ट करता है, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बिल्कुल ये भी ट्रू है, ऑप्शन नंबर A होगा, क्योंकि भाई क्विकलाइम होता है वैसा है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट, MnO2 HCl, MnO2 यानी मैंगनीज ऑक्साइड, HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, MnCl2 H2O और Cl2, अच्छा HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, HCl क्या है, वो Cl2 पर ऑक्सीडाइज हो गया है। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है भाई, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है कि हमारे पास ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो क्या HCl Cl2 को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब सॉरी क्या है, HCl ऑक्सीडाइज होकर Cl2 बन रहा है, हाँ हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, तो ये तो भाई सब ट्रू है। अच्छा नेक्स्ट, MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, क्या MnO2 क्या रिड्यूस होकर MnCl2 बन रहा है, हाँ जी, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो MnCl2 बन रहा है, सही है भाई ये भी। अच्छा नेक्स्ट, MnCl2 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या MnCl2 जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, रिडक्शन करवाता है, जो खुद रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। MnCl2 क्या खुद रिड्यूस हो रहा है भाई, MnCl2 कहाँ से रिड्यूस हो रहा है भाई MnCl2 तो कहीं से रिड्यूस हो ही नहीं रहा है, तो 3 नंबर पे तो कांटा लगाओ भाई, कहीं पर भी 3 नंबर होगा तो उसको कांटा लगाओ, ये काटो ये काटो ये काटो,
तो भाई साहब यही ऑप्शन बचता है, 1 और 2 होगा, ये भी गलत हो जाएगा। HCl एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HCl क्या है, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। क्या HCl खुद रिड्यूस हो रहा है? क्या HCl खुद रिड्यूस हो रहा है? रिड्यूस होना मतलब क्या है कि क्या HCl खुद रिड्यूस हो रहा है? रिड्यूस होने का मतलब है यही कि हमारे पास ऑक्सीजन का एडिशन नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। नहीं भाई, हाइड्रोजन तो है, तो ये तो भाई साहब फॉल्स हो गया, तो फॉल्स हो गया ये भी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा हमारे पास आंसर। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चंस नहीं है, इतने ही क्वेश्चंस थे मेरे पास। और यस, वी आर हियर विथ द एंड ऑफ दिस सेशन। एक पूरा सेशन हमने कंप्लीट कर दिया, पूरा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया आप लोगों का, रिवीजन एक्सप्रेस सीरीज़ बोल के मैंने लंबा लेक्चर ले लिया, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे होता है भाई, लंबे चैप्टर्स में होता है। मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा कि थोड़ा सा कम स्लाइड्स में मैं जैसे चैप्टर को कवर कर दूँ। वैसे ये भी कम ही स्लाइड्स थे, 40 स्लाइड्स थे भाई, कम ही स्लाइड्स थे ये भी। वैसे तो मैं चाहता था और भी लेंदी करवा पाता था, 3 घंटा 5 घंटे का सेशन ले लेता था, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, है ना। इसीलिए ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, राधे राधे।